हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन फुल सॉल्यूशन। एचवीएसी और एयर कंडीशन के टेक्नीशियन जो भी वर्क करते हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्रेसर ओवरहीट होता है या फिर कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता है या फिर 5 मिनट चलता है कंप्रेसर, उसके बाद ट्रिप हो जाता है। तो आपके सामने ये फॉल्ट आ रहा है, तो आप कैसे उसको ईजिली ट्रेस कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास टोटली 19 रीज़न है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक रीज़न हम बताएंगे कि आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जीरो लेवल से हाई लेवल तक की जो भी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है, आप कैसे उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपकी समझ में एक एक रीज़न अच्छे से आ जाए। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करना है, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रीज़न नंबर 1, आउटडोर यूनिट धूप की साइड ना रखें। अगर आपका आउटडोर यूनिट जो है उसका जो हीटिंग कंडेंसर है उस पर अगर धूप पड़ेगी तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो हीट होगा, ट्रिप होगा और बंद हो जाएगा। फिर ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कभी भी आप आउटडोर यूनिट अगर लगाते हैं तो उसका आपको ध्यान रखें, उसको धूप की साइड ना रखें। अगर आप धूप की साइड रखते हैं तो फिर वो कंप्रेसर ट्रिप होगा, हीटिंग कंडेंसर है वो उसका बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, उसके बाद कंप्रेसर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। और ख़ास तौर से एक चीज़ का आपको ध्यान रखें, चाहे वो आउटडोर यूनिट हो या फिर विंडो एसी हो, दोनों का स्पेस आप ध्यान रखें, ठीक से रखें जहाँ पे छाई हो, जहाँ पे धूप ना हो, ज़्यादा धूप ना पड़े। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, इसमें जो हमारा कॉपर वाला कंडेंसर होता है उसमें तो अगर थोड़ी बहुत धूप पड़ जाती है तो वो मतलब चलता रहता है कंप्रेसर, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर एलुमिनियम कंडेंसर होता है, एलुमिनियम कंडेंसर हीटिंग कंडेंसर होता है, तो अगर उस पर धूप पड़ती है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एलुमिनियम वाले कंडेंसर जिसमें होते हैं, जो आउटडोर होते हैं, जिनमें होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है ट्रिपिंग की। तो इसका आपको ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 2, गैस ओवर होना। गैस का ओवर होना तब भी ये ट्रिपिंग की प्रॉब्लम है। तो आपके सामने अगर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको गैस को चेक कर लेना कि गैस हमारी ज़्यादा तो नहीं है। रेफ्रिजरेटर में जो भी एयर कंडीशन है तो उसमें गैस ज़्यादा तो नहीं है, इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो आपको गैस को कम कर देना है, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उससे क्या है, एम्पेयर भी ज़्यादा लेता है अगर गैस ज़्यादा होती है। रीज़न नंबर 3, टाइम पे सर्विस ना होना। अगर ये होता है कि टाइम पे सर्विस नहीं होती है तो इस कंडीशन में हो सकता है आपका जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर चोक हो जाता है, या फिर एपरेटर की कॉइल है उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो इस वजह से भी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है। या फिर आउटडोर यूनिट बहुत ज़्यादा गंदा होता है तब भी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है। क्यों होता ये, जो एयर होती है वो पास नहीं हो पाती है, इसी वजह से ये ट्रिपिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, जो हमारे एयर फिल्टर होते हैं उनको निकाल के वॉश कर देते हैं, बट जो एपरेटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी रहती है, इस वजह से वो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे क्या कहें कस्टमर हैं या फिर जो भी अपने घर में ये काम करते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको एसी टेक्नीशियन को ही बुलाना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से सर्विस कर दे। रीज़न नंबर 4, रेफ्रिजरेटर कम होना। एयर कंडीशन में गैस कम होना। अगर गैस कम होती है एयर कंडीशन में, इस कंडीशन में भी आपके कंप्रेसर ट्रिप होगा और बंद हो जाएगा। वो गैस कम होगी। गैस कम होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो क्वार्टर वाला पाइप होता है, पतला वाला पाइप होता है, उसमें आइस आएगी। तो आप ये आइस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके गैस कम है। रीज़न नंबर 5, वैक्यूम ठीक से ना होना। खास तौर से ध्यान रखना है, कभी भी अगर एसी को आपने न्यू एसी इंस्टॉल कर रहे हैं उसको भी आप वैक्यूम कर लें, और अगर आप एसी को अनइंस्टॉलिंग करके इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको भी आप वैक्यूम बहुत अच्छे से करें। और वैक्यूम जब करें तो आप 40 से 45 मिनट तक वैक्यूम करें, बहुत अच्छे से वैक्यूम कर लें। जो भी उसके अंदर एयर है वो सारी एयर को निकाल लें, फिर उसके बाद आप गैस चार्ज करें। इससे क्या है, अगर वैक्यूम ठीक नहीं होता है तो कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है, कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि वैक्यूम बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद गैस को चार्ज करना है। रीज़न नंबर 6, रूम सेंसर कॉइल सेंसर का ख़राब होना। अगर आपका रूम सेंसर ख़राब हो चुका है, रूम सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा है कि रूम में कितनी कूलिंग हो गई या फिर कितनी
कूलिंग होना चाहिए। अगर ये सेंस नहीं कर पा रहा है तो आपका कंप्रेसर है कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद में वो ट्रिप हो जाए। या फिर कॉइल सेंसर ये सेंस नहीं कर पा रहा है कि कितनी कूलिंग चाहिए। अगर कूलिंग हो गई है उसके बाद भी सेंस नहीं कर पा रहा है कॉइल सेंसर, तो कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, तो फिर कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको दोनों सेंसरों को चेक कर लेना है, चाहे वो रूम सेंसर हो या फिर कॉइल सेंसर हो। रीज़न नंबर 7, एसी को रूम के हिसाब से ना लगाना। अगर आपका एसी फॉर एग्जांपल 1.5 टन का है और आपने 2 टन के रूम में लगा दिया, फिर 2.5 टन के रूम में लगा दिया, फिर 3 टन के रूम में लगा दिया एसी को, और 1.5 टन का एसी है आपका, तो वो क्या है, आपका जो एसी है कंटिन्यू चलेगा, कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि कूलिंग उस रूम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग ही एसी को इंस्टॉल करना है। रीज़न नंबर 8, वोल्टेज प्रॉब्लम। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि वोल्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसी वजह से हमारा जो कंप्रेसर है ट्रिप होता है। तो आपको वोल्टेज को चेक कर लेना है, आउटडोर यूनिट में चेक करना है, इंडोर यूनिट में चेक करना है, प्लस आपकी जहाँ से पावर आ रही है वहाँ चेक करना है, मीटर में चेक करना है, और कहीं पे अगर जॉइंट है तो आपको वहाँ पे भी चेक कर लेना है कि वोल्टेज हमारे कंटिन्यू आ रहे हैं 220 से 230 तक। अगर इतने वोल्ट आ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप देखें उसको, उसकी प्रॉब्लम है जो है वो उसको सॉल्व करें, फिर ये ट्रिपिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीज़न नंबर 9, कंप्रेसर ऑयल आना, ऊपर आना या फिर ऑयल का कम हो जाना। कंप्रेसर का जो ऑयल है, कभी कभी क्या होता है, हम एसी को अनइंस्टॉल करते हैं, फिर कंप्रेसर को क्या करते हैं, किसी साइड से तिरछा होता है कंप्रेसर रख देते हैं, या फिर जब हम इंस्टॉल करते हैं या फिर कंप्रेसर इंस्टॉल करते हैं तो ऑयल जो होता है ऊपर चढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जब कंप्रेसर ऊपर ऑयल फेंकने लगता है, तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप करेगा। अगर कंप्रेसर में ऑयल कम है फिर भी कंप्रेसर ट्रिप करेगा। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है और उसको चेक कर लेना है अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब। रीज़न नंबर 10, फिल्टर कैपिलरी चोक। अगर आपका फ़िल्टर चोक है या फिर कैपिलरी ट्यूब चोक है, इन चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगर आपका फ़िल्टर कैपिलरी चोक है तो इनमें क्या है, गैस प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं होगा, उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है या फिर जो प्रेशर है वो कम दिखाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर कम दिखाएगा या फिर सेक्शन प्रेशर कम दिखाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये कहीं से चोक है तो वहाँ पे मॉइस्चर आएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चेक कर सकते हैं मॉइस्चर जहाँ होगा तो इस कंडीशन में आपका जो रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशन है वो चोक होगा। तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा, इस चीज़ को देख लेना है। रीज़न नंबर 11, मोड चेंज होना। कभी कभी क्या होता है कि हम जाते हैं और एसी चेक करते हैं, एसी को चेक किया, उसके बाद हमने देखा कि यार कंप्रेसर नहीं चल रहा है, हो सकता है कंप्रेसर ट्रिप हो, बट बेसिक सी प्रॉब्लम होती है, उसका मोड चेंज होता है। आपको खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना है और चेक कर लेना कि कूल मोड से फ़ैन मोड पे तो नहीं है, तो या फिर ड्राई मोड पे तो नहीं है। अगर ये कूल मोड पे नहीं है, फ़ैन मोड पे है या ड्राई मोड पे है या फिर और कोई से मोड पे है, तो इसको आपको चेक कर लेना है कि कूल मोड पे है या नहीं है। क्योंकि बेसिक सी प्रॉब्लम हमें अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि वो कूल मोड पे है या नहीं है। रीज़न नंबर 12, सोल्डिंग मटेरियल इन सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन। कभी कभी क्या होता है, हम फॉल सीलिंग के अंदर सोल्डिंग करते हैं कि अंडरग्राउंड होती है, तो हम फॉल सीलिंग के अंदर या फिर कुछ छोटा स्पेस होता है जहाँ पे सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मटेरियल सेक्शन पाइप या फिर डिस्चार्ज पाइप के अंदर जाता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है, अगर हमारे सक्शन पाइप के अंदर गया मटेरियल, हम ब्रिजिंग करते हैं उस समय सोल्डिंग करते हैं, उसके अंदर गया तो फिर वो जो हमारा प्रेशर है, सक्शन प्रेशर, वो कम दिखाएगा। अगर हम गेज लगा के चेक करते हैं, सक्शन प्रेशर कम दिखाएगा। अगर डिस्चार्ज लाइन में हमारा वो मटेरियल गया है तो फिर डिस्चार्ज प्रेशर कम दिखाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर सोल्डिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, जिससे कि ये आगे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम ना हो। रीज़न नंबर 13, कंप्रेसर वायर लूजिंग प्रॉब्लम। कंप्रेसर के जो टर्मिनल हैं उनमें जो थिम्बल लगाते हैं, हमें इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। थिम्बल को बहुत अच्छे से टाइट कर देना है, और अगर थिम्बल नहीं है, कंप्रेसर का टर्मिनल कहीं से थिम्बल जो लगे होते हैं, थिम्बल की पत्ती लगी होती है कंप्रेसर के टर्मिनल में, अगर वो पत्ती नहीं तो आपको कनेक्टर टाइट करना है, जो नट लगे होते हैं दो, तो उनको भी बहुत अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे कि लूजिंग ना हो। अगर लूजिंग होगी तो कंप्रेसर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। अब लूजिंग का ध्यान रखना है आपको। मेन जो हमारा मेन लाइन आती है जहाँ से, वहाँ पे बहुत अच्छे से वायर होना चाहिए।
प्लस और हमारा जो मीटर है वहाँ पे वायर अच्छे होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। और हमारी जहाँ पे सप्लाई आती है एसी के पॉइंट में वहाँ पे भी वायर अच्छे से टाइट होना चाहिए, और कंप्रेसर में वायर अच्छे से टाइट होना चाहिए, इंडोर में वायर अच्छे से टाइट होना चाहिए। जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है वहाँ पे भी अच्छे से वायर टाइट होना चाहिए। तो अगर वहाँ कहीं पे भी लूजिंग रहती है, यहाँ से जो मेन लाइन है और हमारी आउटडोर यूनिट तक वायर जा रही है, वहाँ पे अगर कहीं भी वायर लूज होगी तो इस कंडीशन में अगर वायर लूज होती है तो कंप्रेसर हमारा ट्रिप करे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रीज़न नंबर 14, इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट की पाइपिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट की पाइपिंग ठीक नहीं है, जैसे कि पाइप कहीं से पंच है या फिर अंडरग्राउंड है पाइप पंच है, तो चाहे वो सेक्शन पाइप हो या डिस्चार्ज पाइप हो, इन दोनों पाइपों को आपको चेक कर लेना है कि अगर ये ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो आपको पाइप को चेंज कर देना है या कट करके वहाँ से सोल्डिंग करके अच्छे से कर देना है। अगर पाइप कहीं से पंच है 100% में से 70 या 18 % पंच है, तो वहाँ क्या है डिस्चार्ज हमारा जो डिस्चार्ज वाला प्रेशर है वो कम दिखाएगा, या फिर सेक्शन पाइप पंच है तो सेक्शन हमारा जो प्रेशर है वो कम दिखाएगा। तो इन दोनों को पाइपों को आपको चेक कर लेना है। अंडरग्राउंड पाइपिंग है उसको भी चेक कर लेना है, प्रेशर डाल के चेक कर लेना है कि प्रेशर ठीक से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। रीज़न नंबर 15, आउटडोर यूनिट कैपेसिटर चेक। आउटडोर यूनिट का आपको कैपेसिटर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर कैपेसिटर आप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर 1-2 साल तक अगर लगा रहता है रनिंग कैपेसिटर, तो वो वीक हो जाते हैं थोड़े बहुत। जब वीक हो जाते हैं तो फिर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है, एम्पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंप्रेसर एम्पेयर ज़्यादा लेके फिर उसके बाद ट्रिप हो जाता है। या फिर जो हमारा कैपेसिटर होता है उसके जो टर्मिनल होते हैं जहाँ पे हम थिम्बल अटैच करते हैं, वो भी कभी कभी आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इस कंडीशन से भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। मेन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब कैपेसिटर वीक होगा तो कंप्रेसर जो है हमारा एसी वो एम्पेयर ज़्यादा लेगा। तो आप इस चीज़ को चेक कर लें। रीज़न नंबर 16, आउटडोर यूनिट फैन मोटर नॉट वर्क कैपेसिटर चेक। अगर आपका आउटडोर यूनिट जो है उसका फ़ैन मोटर जो है वो जाम नहीं हो, प्लस उसका वायरिंग ठीक हो, बैंडिंग जली हुई नहीं हो, अगर ये सब चीज़ ठीक है तो उसके बाद आप कैपेसिटर चेक कर लें कि कैपेसिटर तो वीक नहीं है। अगर कैपेसिटर वीक है तो आप उसको भी चेंज कर दें, क्योंकि अगर हमारा आउटडोर यूनिट का फ़ैन जो है वो नहीं चलेगा, अगर 15 मिनट भी नहीं चला तो फिर हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, फिर कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, उसके ऊपर एपरेटर पे आइस आएगी, आइस आएगी पाइपिंग पे आइस आएगी, पाइपिंग पे आइस आएगी, फिर उसके बाद हमारा कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आउटडोर का जो फ़ैन मोटर है वो हीटिंग नहीं निकालेगा, तो फिर हमारा जो कंप्रेसर है ट्रिप होके बंद हो जाएगा। रीज़न नंबर 17, कंप्रेसर वाइंडिंग प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है हमारा जो सब कुछ ठीक होता है A to Z, कंप्रेसर भी हमारा 15 मिनट या 10 मिनट चलता है, मगर उसके बाद क्या होता है कंप्रेसर हमारा ट्रिप हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपने सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद भी अगर हमारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करा, सब कुछ ठीक है, बट कंप्रेसर 15 मिनट चलता है, उसके बाद एम्पेयर भी ठीक लेता है, फिर वो क्या होता है कि ट्रिप हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको वेंडिंग चेक कर लेना चाहिए कि वेंडिंग कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं है, वेंडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वेंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप वेंडिंग चेक करो, क्योंकि होता क्या है 15 मिनट चलता है कंप्रेसर या 10 मिनट चलता है, वेंडिंग अंदर से प्रॉब्लम हो जाती है, वेंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है अंदर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाता है। तो आप वेंडिंग चेक कर लें। रीज़न नंबर 18, पीसीबी रिले प्रॉब्लम। कुछ स्प्लिट ऐसी होती हैं, एयर कंडीशन होते हैं, उनमें पीसीबी लगी होती है। कुछ स्प्लिट एयर कंडीशन जो होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, उनमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी दिया जाता है, ठीक है। तो पीसीबी रिले प्रॉब्लम, अगर रिले में आपस में शॉर्ट है और फिर जो हमारा लाइन है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, और कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, फिर हमारा जो कंप्रेसर है वो हीट अप होके बंद हो जाएगा, ओवर हीट होगा, फिर वो बंद हो जाएगा। और सेम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर शॉर्ट है तो इस चीज़ में क्या होगा, हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद ये कंप्रेसर ओवर हीट होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इसको आपको चेक कर लेना है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर तो कहीं से शॉर्ट नहीं है, फिर रिले आपस में टच तो नहीं है, ठीक है। रीज़न नंबर 19, स्प्लिट एसी एपोरेटर कॉइल डैमेज। अगर स्प्लिट एसी की कॉइल हैं जो वो डैमेज नहीं हो, जो फिंचे हैं वो डैमेज नहीं हो, बिल्कुल फिंचे जो हैं उनमें एयर फ्लो होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, और चाहे वो आउटडोर यूनिट की फिंचे हों वो भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ये भी आपको चेक कर लेना। अगर ये डैमेज होगी तो इनका एयर फ्लो है वो आसपास नहीं होगा, जो एयर होगी
हीडिंग होगी वो नहीं निकल पाएगी। तो आपको इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ये चेक कर लेना है ये ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करें कि इनको ठीक कर लें पेंचकस की मदद से या फिर टेस्टर की मदद से। अगर ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं होता है तो आपको रिप्लेस कर लें। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि ये ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को यार लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर आपकी कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा और वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपका वैसे कोई क्वेश्चन है तो आप नॉर्मली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।